हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। और ये संकार सीरीज 2.0 के सेकेंड लेक्चर में जो कि बेस्ड है आपका जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान पर। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम 21 से लेकर के 40 तक यानी टोटल 20 क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। थोड़े से उसके बैकग्राउंड पर भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, दरअसल अभी जो सीरीज़ चल रही है ये आपके जनरल नॉलेज की एकदम मिक्स क्वेश्चंस हैं, कहीं से भी किसी भी विषय का उठाया गया है जो कि सामान्य ज्ञान पर आधारित है। ठीक है, लेकिन अभी जब ये सीरीज़ पूरी हो जाएगी उसके बाद हम पर्टिकुलर टॉपिक्स पे भी चर्चा कर लेंगे। जैसे कि अगर हम किसी दिन कोई लेक्चर लेंगे तो वहाँ पर सिर्फ आपको ओलंपिक खेलों के बारे में बताया जाएगा, कभी हम लेंगे तो सिर्फ वहाँ पे लोक नृत्यों के बारे में बताया जाएगा, कभी हम चर्चा करेंगे तो सिर्फ संगीत के बारे में बताया जाएगा, खेल के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, और उन खेल से संबंधित कौन सी ट्रॉफियाँ हैं उनके विषय में चर्चा होगी। तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपके जो हैं वो इस पूरी मिक्सअप सीरीज़ के बाद आपके आएंगे। फिलहाल एमसीक्यूज़ पैटर्न है, बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ना अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, आप लोग अनलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आप लोगों के पास दोनों होते हैं फ़िलहाल। तो चलिए देखते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों यानी बाइलिंगुअल आपका ये रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर पहला है आप लोगों का यानी 21 नंबर है क्वेश्चन आपका कि बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो पहली चीज़ समझने की आवश्यकता है कि जब किसी भी पुरस्कार का नाम किसी भी व्यक्ति के नाम पर होता है, क्योंकि हमें दिमाग लगाना है कि अगर बोरलाग की बात हो रही है तो बोरलाग एक महान व्यक्ति ही होंगे कोई। ठीक है, तो कभी कभी होता है कि नहीं भी होते हैं, किसी स्थान के नाम पर रख दिया जाता है। लेकिन बोरलाग सामान्यतः एक व्यक्ति थे जो कि मतलब खेती किसानी के लिए आप जानने जाते होंगे। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ इसी क्वेश्चन के साथ क्लियर अप करना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छे से ध्यान देना कि एक प्रश्न पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर है बच्चों, उसका जो राइट आंसर है वो होगा एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। एम.एस. स्वामीनाथन जो आपके हैं वो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि हरित क्रांति का जनक कौन है लेकिन विश्व स्तर पर, तब आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की आवश्यकता है कि विश्व स्तर पर नॉर्मन ई बोरलाग, नोट कर लीजिएगा, नॉर्मन ई बोरलाग। तो अब एक चीज़ क्या क्लियर हो रही है, सामान्यतः नॉर्मन ई बोरलाग जो थे वो हरित क्रांति के जनक थे लेकिन वो विश्व स्तर पर थे। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। मान लो प्रश्न ये आता है, ना भारत की बात कर रहा है ना विश्व की बात कर रहा है, बस प्रश्न इतना आ रहा है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। ना वहाँ पर भारत की बात की गई है ना विश्व की बात की गई है। लेकिन अगर उस क्वेश्चन में ऑप्शन में नॉर्मन ई बोरलाग दिया हुआ है तो यही ऑप्शन आपका सही होगा, भले ही एम.एस. स्वामीनाथन दिया हो। ठीक है, लेकिन अगर भारत की बात कही है तो आपका एम.एस. स्वामीनाथन सही होगा। ठीक है, यानी कि अगर कुछ भी भारत और विश्व नहीं दिया है लेकिन नॉर्मन ई बोरलाग का नाम आता है तो सबसे पहले आप इन्हीं को क्लिक करेंगे। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, खेतीबाड़ी से। ठीक है, तो इस तरह से स्वाभाविक है कि इनका जो क्षेत्र होगा वो कृषि से संबंधित ही होगा। ठीक है, और इनका जो पुरस्कार नाम रखा गया होगा वो भी कृषि के आधार पर रखा गया होगा। ठीक, इतनी डिटेल में क्वेश्चंस को ऑपरेशन करके क्वेश्चन का आपके सामने कोई नहीं रखेगा। ठीक है, ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शन करेंगे, राइट आंसर बताएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, चले जाएंगे। ठीक है, ये ओंकार सीरीज आपको गाइड करेगी जहां तक मेरा नॉलेज है। ठीक है, जो टॉपिक कहीं ना कहीं से रिलेट करता है मैं आपको जरूर कनेक्ट करके बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को अंत तक देखिएगा और मेहनत करिएगा। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं अपने हर लेक्चर में इस चीज़ को गाइड करता हूं बच्चों कि अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं बस क्वेश्चन देख लो आंसर सही कर दो हो गया। मेरा गाइडेंस यही रहता है आप लोग को कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मान लीजिए अगर आपने बोरलाग के बारे में पढ़ा और इनका राइट आंसर कृषि है तो जो रॉन्ग ऑप्शंस हैं साहित्य, विज्ञान, चलचित्र, इन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चेक करो जाकर के कि साहित्य से संबंधित कौन से पुरस्कार हैं, विज्ञान से संबंधित कौन से प्रमुख पुरस्कार हैं। एक गाइडेंस मिल जाता है आपको
कि हाँ ये लेवल ही पूछा जाता है ऐसा, ठीक है, पुरस्कारों के विषय में पूछा जाता है। तो पहले क्वेश्चन से तो क्लियर हो गया ना कि जो पुरस्कार हैं इसका मतलब पुरस्कारों पर आधारित क्वेश्चन आएगा जीके के अंतर्गत, ठीक है। तो अब आपका कर्तव्य है कि जितने भी पुरस्कार हैं उनके जाकर के आप नाम याद करो, उन पर अच्छे से अपनी तैयारी करो, परेशानी नहीं होने वाली। मैं बहुत ही डिटेल में, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। जहां पर कोई समस्या हो, कमेंट बॉक्स का ऑप्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, बिना किसी संकोच के आप लोग जाकर के कमेंट करें कि सर ये चीज़ गलत हो गई। पिछली बार एक क्वेश्चन गलत हुआ था, 40 नंबर का क्वेश्चन था कि कादम्बरी के, जो पहला लेक्चर था कि सर कादम्बरी के लेखक कौन है, ठीक है। तो उसमें राइट आंसर मैंने बता दिया था जयशंकर प्रसाद, लेकिन वहाँ का राइट आंसर आपका बाणभट्ट था। ऐसा हुआ क्यों? दरअसल इसके पीछे भी एक रीज़न है। मुझे लगा कि क्योंकि कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है और कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है, तो नेम मिलते जुलते रहे, मैंने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जयशंकर प्रसाद का ऑप्शन पहले आया तो मैंने उस पर टिक कर दिया, ठीक है। कादम्बरी और कामायनी कुछ मिलते जुलते नाम है, यही कारण है कि यहाँ पर मुझे कन्फ्यूज़न हुई है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसका हम इंग्लिश देख लेते हैं। फिलहाल ये तो क्लियर हो गया होगा बच्चों, इसका राइट आंसर कृषि है। इंग्लिश मीडियम में भी हम इसको देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को ही क्लियर करने में लगभग आपका यहाँ पर 6.5 मिनट का टाइम इन्वेस्ट हो चुका है, इसको वेस्ट नहीं बोलेंगे अगर आपने अच्छे से सीरीज को देखा, ठीक है। चलिए, इन विच फील्ड इज द बोरलॉग अवार्ड गिवन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एग्रीकल्चर। रीजन क्या था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे बच्चों, देखते हैं अगला पॉइंट है। बच्चों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। यानी व्हेन इज वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन से आपके 14 दिसंबर, 3 अक्टूबर, 21 अक्टूबर या 16 सितंबर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 सितंबर। लेकिन यहाँ पर चीज़ समझने वाली है कि जैसे मान लीजिए कि विश्व ओजोन दिवस है, ठीक है। अब कोई ना कोई इसके लिए बैठक तो हुई होगी, ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ चैप्टर है। अगर आप बीए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीए में आपका सिविक्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने पढ़ाया भी है सिविक्स में, ठीक है। जो पेट के स्टूडेंट्स होंगे वो जानते भी होंगे इसके विषय में। तो विश्व ओजोन दिवस का मतलब है कि एक किसी ना किसी बैठक से इस दिवस का निर्धारित क्या होगा। मान लो कि आप कोई डेट डिक्लेयर करते हो, मान लो एंट्रेंस एग्जाम की कोई डेट डिक्लेयर हुई, ठीक है। अब स्वाभाविक है कि उसके लिए कोई ना कोई बैठक हुई होगी, उस बैठक का कुछ नाम दिया गया होगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप सर्च करो जाके कि विश्व ओजोन दिवस के बारे में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यहाँ पर आप कवर कर सकते हैं। अगर एक मोटे तौर पर कहें, विश्व ओजोन दिवस रिलेटेड है यहाँ पर आपका पर्यावरण से। विश्व ओजोन दिवस किस टॉपिक का महत्वपूर्ण है? पर्यावरण से, यानी कि इन्वायरमेंट से। तो अब आपका कर्तव्य है कि स्वाभाविक एक चीज निकल कर आ रही है कि इन्वायरमेंट पे क्वेश्चन बनेगा जरूर, ठीक है, क्योंकि विश्व ओजोन दिवस यहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेट करता है। तो अब आप ये दिखा सकते हो, निकाल सकते हो कि कहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो मोस्ट फैक्ट्स हैं वो बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप जाकर उनको सर्च करो अच्छे से और इन्वायरमेंट के टॉपिक को आप एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंट का, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। एमसीक्यू पैटर्न से क्वेश्चन पढ़ के उसका राइट आंसर बताना नहीं हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ठीक है। जो सत्यमेव जयते है वो आपका मुंडक उपनिषद, महाभारत, रामायण या अर्थशास्त्र, ठीक है। वेयर इज सत्यमेव जयते टेकन फ्रॉम? इसका राइट आंसर होगा आपका मुंडक उपनिषद, ठीक है। अब स्वाभाविक है कि मुंडक उपनिषद की बात कर रहा है तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है, अभी अगर देखा जाए इसके विषय में आप जानकारी कर सकते हैं करंट पे आधारित, ठीक है, कि सत्यमेव जयते अभी ये जो है कहाँ पर, मतलब इसका कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह होगा, कहाँ पे किस श्रृंखला में है, ऐसी चीज़ें आपको जनरली याद होनी चाहिए। अब ऑप्शंस में रॉन्ग ऑप्शंस में महाभारत भी, रामायण भी, अर्थशास्त्र भी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि महाभारत किसने लिखी, रामायण के, तो ऐसे क्वेश्चंस आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मान लो अर्थशास्त्र आपको ऑप्शन मिला तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जाके चेक करो कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग होगी अगर आपको, तो ही आप जाकर एमसीक्यू पैटर्न को अच्छे से क्लियर अप कर सकते हैं, ठीक है। यही होता है एक अच्छे स्टूडेंट के पढ़ाई का तरीका, ठीक है। तो वेयर इज द सत्यमेव जयते टेकन फ्रॉम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, ठीक है। ये कहाँ पर स्थापित हुआ था? द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, ठीक है। अब इसका राइट आंसर है आप लोगों का हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद इज द राइट आंसर। कलकत्ता में, मद्रास में, नई दिल्ली में, ठीक है।
लेकिन स्वाभाविक है कि इन 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 प्रदेशों में कहीं ना कोई विश्वविद्यालय होगा, तो उन पर भी आप चर्चा कर लेना कि कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है। एक चीज़ निकल कर ये आई कॉमन फैक्ट अगर निकालें कि हो सकता है विश्वविद्यालय पे क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ठीक है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई यहाँ से। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हैदराबाद है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित ध्रुवीय राष्ट्रों में से सबसे अंत में किसने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण यहाँ पर किया था, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है, हु अमंग द फॉलोइंग एक्सिस पावर वाज द लास्ट टू सरेंडर इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है आप लोगों का, ये आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि जापान हुआ, इटली हुआ, स्पेन हुआ और जर्मनी हुआ, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि जो जापान है वो आपका राइट आंसर है, क्योंकि ऐसे कैसे कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ निकालते हैं, काफ़ी बच्चे कहते हैं जर्मनी, लेकिन जर्मनी का ऑप्शन क्यों नहीं सही हो सकता, जापान, क्योंकि जापान पर आक्रमण हुआ, जापान ने जब अपना आत्मसमर्पण किया तो स्वाभाविक है कि जापान के आत्मसमर्पण से ही जो आपका यहाँ पर बम गिराया गया था अमेरिका की तरफ से, वो इसका एंड हो गया, ठीक है। तो फाइनली आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि जर्मनी ने कुछ मई में जाके यहाँ पर किया है और उसके बाद अगस्त में जो है आपका जापान ने आत्मसमर्पण किया था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, यानी कि ये बात कर रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की यहाँ पर बात कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक। बढ़ते हैं आगे, अगला पॉइंट है कि बिहू नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब डांस पे बात हो रही है, तो स्वाभाविक है कि जितने भी लोक नृत्य होंगे, जितने भी फेमस डांस होंगे, उस पर क्वेश्चन बनेगा। बिहू डांस इज रिलेटेड टू विच ऑफ दीज स्टेट्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, असम, ठीक है। असम इज द राइट आंसर। इसके बाद है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच इज़ द स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ पर एक चीज़ करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, मैं आपको बता दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की जगह बिहार कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की जगह आप लोग बिहार कर लीजिएगा, और बिहार ही इसका राइट आंसर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार इसका राइट आंसर है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। एक चीज़ क्लियर कर ले, अब सेंसस पे आधारित क्वेश्चन बनेगा। स्वाभाविक है कि एक सेंसस पे क्वेश्चन आया है तो गाइड कर चुका है आपको कि सेंसस पर भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, मैंने कहा था कि पर्यावरण का टॉपिक महत्वपूर्ण है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, ठीक है। ये तो सभी लोग जानते हैं। एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कि सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है, ठीक है। ये जो सर्व शिक्षा अभियान है, इसका क्या लक्ष्य है? द गोल ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, स्वाभाविक है कि सर्व शिक्षा मतलब सभी को शिक्षा हो। कुछ क्वेश्चन आपके ही आंसर बता देते हैं, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कि सभी व्यक्तियों को शिक्षा उपलब्ध कराना, टू मेक एजुकेट अवेलेबल टू ऑल पीपुल, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला थी। अब स्वाभाविक है कि जब प्रथम महिला की बात कर रहा है तो कहाँ से थी ये तो पूछ रहा है, लेकिन अब आपकी भी जिम्मेदारी है, आप क्वेश्चन निकालो कि आखिर वो प्रथम महिला, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जानने की। एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पढ़ने का एमसीक्यूज तरीका यही है। क्यूरियोसिटी अगर आपके अंदर एमसीक्यूज के लिए नहीं है तो आप यहाँ पर काफ़ी कुछ खो रहे हैं, समझ लीजिए, ठीक है। अब इसने पूछा है कि कहाँ से थी, तो अब आपको पता भी तो करना है ना कि थी कौन, ये आपकी जिम्मेदारी है। उसने तो बस क्वेश्चन के तौर पे पूछ लिया, लेकिन आप भी जानो कि थी कौन, ठीक है। तो जो भारतीय मूल की पहली थी, उनका नाम सभी लोग जानते होंगे, सुना जरूर होगा, कल्पना चावला, ठीक है। जो कल्पना चावला हैं वो भारतीय मूल की प्रथम महिला थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। साथ ही कहाँ से थी, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, हरियाणा से थी, फ्रॉम हरियाणा, ठीक है। अब स्वाभाविक है कि अब एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि जनरल नॉलेज में कि अंतरिक्ष में बात हो रही है, तो स्वाभाविक है कि चंद्रमा पर भी पहली बार कोई ना कोई गया होगा, ठीक है, दूसरी बार भी कोई ना कोई गया होगा। तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करके आप अदर क्वेश्चंस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं खुद से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बोला कि वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया ऑरिजिन टू गो टू इनटू स्पेस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम हरियाणा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। हमने कहा था कि जो अदर ऑप्शन हैं, रॉन्ग ऑप्शन हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। अभी आपने देखा मुंडक उपनिषद की बात हुई, उसके अलावा जो रॉन्ग आंसर था उसमें एक रामायण भी था, ठीक है, कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है,
तो उसी से आधारित एक रामायण पे भी क्वेश्चन बना है कि रामायण के रचयिता हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 कि रामायण के रचयिता हैं। द ऑथर ऑफ रामायण इज, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, वाल्मीकि, ठीक है। तुलसीदास भी हैं, यहाँ पर भास भी हैं, डांडी भी हैं, लेकिन ध्यान देना है कि रॉन्ग ऑप्शंस भी आपके रोल अदा करते हैं। आपको इन रॉन्ग ऑप्शंस पे भी पकड़ होनी चाहिए कि इनके क्या रियल फैक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बार बार इसी चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। अगला पॉइंट है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अशोक स्तंभ, ठीक है। अशोक पिलर, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक पिलर, ठीक है, अशोक स्तंभ। अब ये तो है कि पता चल गया भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ वो कहाँ पर है अभी इस समय प्रेजेंट में, तो नोट कर लीजिएगा सारनाथ में, ठीक है। वाराणसी के पास सारनाथ है, वहाँ पर एक संग्रहालय है सारनाथ में, वहीं संग्रहालय में इसको रखा गया है सुरक्षित, ठीक है। तो आज भी आप कभी जाएं वाराणसी तो सारनाथ जरूर जाइएगा, घूमिएगा, ठीक है। चलिए आगे है कि चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इट्स सिंपल है, लेकिन एक पॉइंट, ये भले इंपॉर्टेंट ना हो ये क्वेश्चन हमारे एंट्रेंस एग्जाम से, लेकिन इसको मैंने इस वजह से रखा है कि ये आपको गाइड कर रहा है कि इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि किसी और देश का भी पूछ सकता है आपसे, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन एक और बन गया कि बाज किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पेन, ठीक है। स्पेन इज द राइट, ईगल इज द नेशनल सिंबल ऑफ विच कंट्री। आगे है कि भारत और चीन के बीच कौन सी विभाजक रेखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूं। अब स्वाभाविक है कि जब बात भारत और चीन की हो रही है तो आपका कर्तव्य है कि भारत के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उनसे रिलेटेड भी जितनी सीमा रेखाएं हैं उनका भी नाम याद रखिए, ठीक है। जैसे कि भारत और चीन के बीच रेखा का नाम है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन जो लाइन है वो भारत और चीन के बीच है, विच इज़ द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है। लेकिन रेड क्लिफ रेखा आपकी पाकिस्तान से भारत पाकिस्तान, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर डूरंड की रेखा की बात करेंगे तो डूरंड आपका अफगानिस्तान से। इसी प्रकार सीज फायर मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जो रियलिटी है मैं बता रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा, मुझे भी याद नहीं है फिलहाल, ठीक है। बढ़ते हैं आगे कि 38वीं सीमांत अक्षांश रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया की, ठीक है। देखिए जो इंडिया है उस पर लाइन बेस्ड है, उन पर क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, तो उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है कि 38वीं सीमांत अक्षांश रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया। द 18th लैटिट्यूड लाइन इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन विच कंट्रीज, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के बीच है। इसका राइट आंसर है आप लोगों का जर्मनी और पोलैंड, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जर्मनी एंड पोलैंड इज द राइट आंसर। तो लाइन पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से देश की सीमा रेखा कहाँ से है और उसका नाम क्या है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, ठीक है। वेयर इज द नेशनल मेटलर्जिकल लैबोरेटरी लोकेटेड। तो इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर, ठीक है। तो जितनी भी प्रयोगशालाएं हैं आपको देखने मिलेगी, जितने भी संस्थान हैं वो भारत में कहाँ पर हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो इंपॉर्टेंट ये हो गया, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी, इसको याद कर लेना है, जमशेदपुर। बढ़ते हैं आगे, अगला है कि औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। ये लखनऊ में है आपका, ठीक है। वेयर इज द इंडस्ट्रियल पॉइजन रिसर्च सेंटर लोकेटेड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर है आप लोगों का चेन्नई में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये बी सी थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, मतलब बी की जगह सी आ गया, सी की जगह बी, इसको देख लीजिएगा। तो चेन्नई इसका राइट आंसर है। वेयर इज द सेंट्रल लीदर रिसर्च सेंटर लोकेटेड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल ये इतने ही क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन हमने देखे, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं एंट्रेंस एग्जाम से। सबसे महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, लेकिन वो क्वेश्चन किस सेक्टर से उठाया गया है, पर्यावरण से है कि आपका इंपॉर्टेंट डेट से है कि आपका यहाँ पर किसी भी लोक नृत्य से है, डांसेस से है, तो वो क्षेत्र पर मेहनत करनी है। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आपके क्वेश्चन से जो पूछे जाते हैं जीके के क्वेश्चन से, ये इसी लेवल के होते हैं, ठीक है।
तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से तैयारी कर रहे हो, जनरल नॉलेज मतलब जनरल क्वेश्चंस, ठीक है, आपके लिए हर विषय से संबंधित। तो आज के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।